जय श्री राम। योगेश अनंत कालिका सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, अगर मेरा कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, वो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं, हमें यूट्यूब पर जिंदा रखे। पानीपत के बाद दिल्ली में आया अब्दाली मार्च महीने तक शालीमार बाग में अपने छावनी में ही रहा है। 22 मार्च को शालीमार बाग में बसाई गई अपनी छावनी उखाड़कर अब्दाली अफगानिस्तान स्वदेश लौट गया। लेकिन 1761 के आखिरी में सिखों के वजह से फिर पंजाब लौटा। वहां से सिखों से लड़ाई करके वो फिर अफगानिस्तान चला गया। उसके बाद 5 जनवरी 1762 इस दिन को लुधियाना के पास सिखों से फिर उसके 2 हाथ हुए। उसने सिखों को हरा दिया, लेकिन लड़ाई में जीतने के बाद जब अब्दाली अफगानिस्तान लौटा तो उसके तुरंत जाने के बाद सिखों ने लाहौर जीत लिया। लेकिन इस लुधियाना का जो पराभव है और हरबंदर साहब को मंदिर, स्वर्ण मंदिर को जो पठान फौजियों ने ध्वस्त कर दिया था, उससे सिखों के आत्मा पर एक दाग जैसा लगा था। 1763 में मराठों से संधि करने का अब्दाली ने नाटक किया और संधि करके मराठों से सुलह करके अब्दाली 63 में चौथी बार फिर अफगानिस्तान लौट गया। 1767 में अब्दाली फिर पंजाब आया, लेकिन इस बार जैसा आया वैसा चला भी गया। अफगानिस्तान जाने के बाद अपने आयु के 48वें साल अब्दाली का लेखों में लिखा है कि नाक में उसके ट्यूमर हो गया था। ट्यूमर का रूपांतर कैंसर में हुआ और अब्दाली की मौत हो गई। उसके बाद था उसका बेटा तैमूर। अब तैमूर भी बड़ा अय्याश और बेवड़ेबाज और अफीम का चाहता था। इस तैमूर ने आगे तकरीबन 20-22 साल राज किया और 1793 में वो भी जहन्नुम चला गया। तैमूर जाने के बाद जहान खान आया। उसके बाद पहली बार अफगानिस्तान में अंग्रेजों की एंट्री हुई, वगैरह वगैरह वगैरह। यहाँ भारतवर्ष में उत्तर की ओर ज्यादा ध्यान देने की वजह से नाना का निजाम की तरफ थोड़ा सा दुर्लक्ष्य हो गया था। 1760 के दशहरे के बाद नाना पेशवे 22 अक्टूबर 1760 को मराठवाड़ा की तरफ चला गया। दिसंबर के आखिर में पानीपत में अन्नान्य दशा में हमारे मावड़े झगड़ रहे थे। उस समय नाना अहिल्यानगर के पास था, यानी अहमदनगर के पास था। अहमदनगर के पास था। तभी 14 नवंबर 1760 को उसको एक भाऊ का खत मिला, जो खत भाऊ के जीवनी का आखिरी खत साबित हुआ। उसके बाद जितने भी उत्तर से भागकर आने वाले मावड़े थे, उन्होंने नाना को प्रत्यक्ष समाचार तो दे ही दिया था। नवंबर के बाद मात्र पत्र आना बंद हुआ, और पत्र आना बंद होने से नाना बड़ा चिंतातुर हो गया। उसने तुरंत अभियान में जितने भी हमारे 20-25 बड़े सरदार थे, उनको पत्र लिखना शुरू कर दिया। बीच में बकरकार ने लिखा है कि एक विश्वासराव का पत्र जरूर आया था। विश्वासराव ने लिखा था, यहाँ रसद और पैसे की भारी कमी हो गई है। फौज में चिंता और परेशानी बढ़ रही है। दिन ब दिन गिलचे हम पर भारी पड़ते जा रहे हैं। उनके सारे रास्ते, रसद के रास्ते खुले हुए हैं।
जाहिर है रोहिलाखंड और पानीपत के आसपास जो सारी धर्मांतरित सामान्य जनता थी और सूफी दरिंदे मुल्ले थे, वो उन्हें पठानों को भर भर के मदद कर रहे थे, ये हमने देखा है। आगे विश्वासराव कहता है, तात्काल 50,000 की सेना और 1 करोड़ की मदद सत्वर भेजे, अन्यथा यहां अनर्थ हो सकता है। केवल और केवल अकतीक होके मैं पत्र लिख रहा हूं, सेना की तरफ अब देखा नहीं जाता। मैं मेरे लिए नहीं लिख रहा हूं क्योंकि मुझे पता है मेरे जैसे आपके और पुत्र हैं, आगे भी कदाचित होंगे, लेकिन भाऊ साहब जैसा असामान्य भाई आपको फिर कभी नहीं मिलेगा। याद रहे मित्रों कि 20 नवंबर की तारीख इसमें लिखी है, लेकिन 20 नवंबर को जैसे हमने सुना मराठी सेना की परिस्थिति बिल्कुल भी बुरी नहीं थी, बल्कि मराठे तो जीत की ओर थे। 20 नवंबर की मैं बात कर रहा हूं, और थोड़े पैसे कम हो गए थे तो भाऊ ने अपने परिवार के, अपने स्वतः के सरदारों के सारा सोना चांदी एक करके उसके सिक्के डालना भी शुरू कर दिया था। टांगसार शुरू हो गई थी, मैंने आपको बताया। और यहाँ क्या हो रहा था, यहाँ पे नवंबर के आखिरी हफ्ते में माधोबा पुरंदरे एक सरदार थे। उन्होंने भर दरबार में नाना से आग्रह किया कि अतिरिक्त फौज लेके माधोबा पानीपत जाने के लिए तैयार है। देखिए, पूर्ण वयोवृद्ध माधोबा थे। माधोबा जवान नहीं थे, लेकिन फिर भी जोश जवानों का था। ये है नाना का असली खजाना। प्रचंड निष्ठावान और ईमानदार साथी नाना ने इकट्ठा किए थे। अब ये दुर्भाग्य है कि इस घटना के मात्र 4 दिन बाद माधोबा पुरंदरे का पुणे में देहांत हो गया। वैसे अक्कलकोट के फतेह सिंह भोसले थे। ये फतेह सिंह भोसले असल में इनका सरनेम लोखंडे था, और शाहू महाराज ने इन्हें दत्तक लिया था, गोद लिया था, और शाहू महाराज ने ही इनका नाम फतेह सिंह भोसले रखा था। अक्कलकोट के ये फतेह सिंह भोसले भी 20 नवंबर को कैलाशवासी हो गए। 21 दिसंबर को नाना राक्षस भुवन पहुंचा। 27 दिसंबर का दिन नाना के लिए शुभ दिन साबित हुआ, क्योंकि नाना ने अपना दूसरा विवाह पैठण में जाकर किया। नारोबा नाइक वाखरे सावकार की पुत्री राधाबाई नाना की धर्मपत्नी बनी। वैसे मित्रों, मैं आपको जरा आपकी याददाश्त ताजी कर दूं, नाना के दादी का नाम भी राधाबाई ही था, लेकिन वो राधाबाई बर्वे थी, और ये राधाबाई नाइक वाखरे हैं। विवाह के तुरंत बाद नाना उत्तर की ओर चला गया। उसके साथ में आप आपस के कट्टर दुश्मन 2 भाई भी थे, जिनका नाम था जानोजी भोसले और मुधोजी भोसले। ये नागपुरकर भोसले हैं जो संपत्ति के विवाद में फंस चुके थे। बाबूजी नाइक थे। हमारे कर्नाटक के हीरो गोपाल राव गोविंद पटवर्धन थे। सदाशिव रामचंद्र अमात्य थे। यमाजी शिवदेव थे। विठल विश्राम थे। इनके साथ राघोबा दादा भी आने वाले थे। अगर राघोबा दादा आते तो तकरीबन 5 साल बाद राघोबा दादा उत्तर की ओर चले जाते। और इस टाइम फर्क भी था कि अब की बारी अगर राघोबा दादा जाते तो उन्हें निर्णय लेने की आवश्यकता भी नहीं थी, क्योंकि नाना स्वयं समर्थ था। लेकिन वही हुआ,
राघोबा दादा का स्वभाव 9 जनवरी 62 के दिन अचानक राघोबा दादा सखाराम बापू को लेके मराठवाड़ा निजाम को लाने के लिए निकल गए। आगे अप्रैल में जाके राघोबा दादा पुणे लौटे। यहाँ नाना भेलसा के पास थे, उत्तर की ओर बढ़ रहे थे तो भेलसा के पास एक पानीपत के साहूकार का मुलाजिम नौकर जो पौष शुद्ध 13 यानी 19 जनवरी को पानीपत से निकला था और 24 जनवरी को नाना को भेलसा के पास रास्ते में मिला। उसके हाथ में एक कागज था। कागज में लिखा था 2 मोती गलत, 10-20 अशराफियां और रुपयों की गिनती नहीं। बस 3 वाक्य थे। ये एक छुपा हुआ सीधा मैसेज था नाना पेशवे के लिए। 2 मोती गलत गहाड़ हुए थे, यानी सदाशिवराव भाऊ और विश्वासराव, ये 2 मोती थे हिंदवी स्वराज्य के। 15-20 अशराफी। अब अशराफी यानी 15-20-27 बल्कि बड़े सरदार पानीपत में बलिदान दे चुके थे और रुपयों की गिनती नहीं, यानी मावड़े बड़ी संख्या में वहां पे मारे गए थे। जैसे जैसे नाना का काफिला उत्तर दिशा की ओर बढ़ता गया, रास्ते में पानीपत से भाग के आने वाले लोगों ने अपनी दर्दनाक कहानियां नाना को सुनाना शुरू कर दिया। रोज एक नई हृदय द्रावक दुर्घटना नाना सुनता रहा। पता नहीं नाना को मैं क्या बोलते हैं, अंदर कितनी पीड़ा होती होगी। ऐसे ही रास्ते में कहानी सुनाने वाले अनंत लोग थे, उनकी अनंत घटनाएं थी और सभी घटना पेशवे को क्लेश उत्पन्न करने वाली थी। पूर्ण सत्य मित्रों समझने में नाना को 2 महीने से ज्यादा का काल लगा। लेकिन मित्रों, एक मैं तात्काल खुलासा करना चाहता हूं। ये जो मैंने ऊपर 20 नवंबर का विश्वासराव का पत्र पढ़ा ना, ये पत्र एक्चुअली बखर को आधार बना के पत्र रूप में विश्वासराव का मंतव्य था और ये काम किया था हमारे महान इतिहासकारक लेखक ची.वी. वैद्य जी ने। असल में वैद्य जी ने नाना के मंतव्य को पत्र का रूप दिया था और धड़ल्ले से नीचे पत्र की तारीख भी डाल दी 20/11/1760। तो हम समझना चाहिए कि ये वैद्य जी का किया कराया है। एक्चुअली कोई भी पत्र नवंबर का विश्वासराव का पत्र नाना को नहीं मिला था, बल्कि ये नाना का बखरकार ने लिखा अपना मंतव्य है जो वैद्य जी ने पत्र रूप में हमारे सामने पेश किया। आगे बढ़ते हैं। अगले कम से कम 2-2.5 महीने ये सत्य घटनाएं, असत्य घटनाएं, अर्ध सत्य घटनाएं, कहानियां लोगों से नाना बस सुनता रहा और सारा कबीला नैराश्य में दिन ब दिन डूबते जा रहा था। मित्रों, इसमें फेक न्यूज भी थी, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर भी शायद इसमें इस्तेमाल हुई है, क्योंकि ऐसी भी बहुत ज्यादा बड़ी खबरें उड़ाई गई जो इन लंपट धर्मांध जानवरों ने उड़ाई थी। ये आपको पता चलेगा, मैं एक उदाहरण देता हूं। ये अभी का 11 मई के सुबह से ये हमारे एक पड़ोसी है ना धर्मांध जानवर, वो भी विश्व भर गला फाड़ के टीवी पे चिल्ला रहे थे कि हम जीत गए, हम जीत गए।
अपनी जीत का ये विश्व भर ढोल पीटने लगे थे। ईरान ने भी उन्हीं के नक्शे कदम चला है। ईरान भी ढोल पीटता रहा कि भाई हमने कतर में अमरीकी अड्डे ध्वस्त किए, बल्कि पहले ही 2-4 दिन पहले ही अमेरिका और कतर दोनों को फोन गया था कि भाई हम मिसाइल दागने वाले हैं। अमेरिका और कतर ने अपने सारे फौजी, अपना जितने भी उनके प्लेन थे, तैयारे कहते हैं ना उर्दू में, वो तैयारे उस बेस से निकाले थे। फालतू में कुछ बिल्डिंगें थी, ईरान ने मिसाइल भेजा, मिसाइल दागा, बिल्डिंग को उड़ा दिया। अब बताओ, यहाँ पे ईरान दुनिया भर आज भी ढोल पीट रहा है, हम जीत गए, हम जीत गए। लेकिन थैंक्स टू आवर कलियुग नारद मुनि, ये हमारे नारद मुनि जी की कृपा से ये हमारे मन में नैराश्य चिंता तो मित्रों छोड़ दो, लेकिन दोनों देश हंसी का पात्र विश्व भर में निश्चित इससे बन गए हैं। इतना झूठ, इतनी फेक न्यूज इन्होंने फैलाई है। बल्कि एक मीम भी मेरे पास आया है। मीम में डोनाल्ड बाबा फोन पे मैट्रिमोनियल साइट के कुछ बंदे को चिल्ला रहा है। आपने भी शायद देखा होगा, बड़ा सुंदर मीम है। आगे बढ़ते हैं। 1760 में मित्रों परिस्थिति अलग थी। एक तो ये इंटरनेट वगैरह कुछ नहीं था, टेक्नोलॉजी कुछ नहीं थी, ऊपर से जितने भी हमारे सामान्य हो या राजे राजवाड़े हो, जितने भी सनातनी थे, वो सत्य वचन और मासूम बोले और दूसरों के शब्दों पे विश्वास रखने वाले लोग थे। ये बड़ा फर्क है आज में और 1760 में। इसलिए उन्हें ऐसी खबरों से निश्चित पीड़ा होती होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। बाबूराव और यशवंतराव, ये दो बंधु थे, बाबूराव कोन्हेर, यशवंतराव कोन्हेर। नारोशंकर के झांसी से दिल्ली जाने के बाद में ये दोनों गवर्नर बन गए थे झांसी के। लेकिन ये पेशवा के सरदार नहीं थे, ये नागपुरकर भोसले के सरदार थे। जाहिर है नवंबर में नाना ने उन्हें भी पत्र भेजा था कि भाई सारे जितने भी हमारे मित्र राज्य है वो हमारे इस नए अभियान में शामिल हो जाए। वो लोग आ गए। अब नाना ने उन्हें माड़वा बुलाया, ये लोग माड़वा चले गए। नाना ने उन्हें माड़वा बुलाकर युद्ध सामग्री जमा करने का आदेश दिया, जो नाना की आज्ञा उन्होंने मानी और युद्ध सामान इकट्ठा करके नाना के साथ उन्होंने जमा कर दिया। नाना ने लिखा है, प्रस्तुत सारे हमारे साथ है, दिल्ली की तरफ जाने का हमारा विचार है। भाऊ साहब बड़ी कठिनाइयों से गुजर रहे हैं, लगता है जैसे वो आफत में फंसे हैं, लेकिन भाऊ साहब के हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, अब तक वहां डटे हुए हैं। ये नवंबर का नाना का पत्र है। सबसे आखिर में नाना ईश्वर से उन भाऊ की सफलता की प्रार्थना करता है। 9 जनवरी का नाना का ये पत्र है। 9 जनवरी 1761 का पत्र है। दिल्ली जाने का इरादा तो इस पत्र में हमें दिखता है, लेकिन हुआ क्या? शायद रोज रोज की ये नवीन दुर्घटनाओं के समाचार, अलग अलग दुखद कहानियां नाना सुन के उसका नाना का हृदय भी पानी पानी हो गया था। और बखरकार लिखता है, नाना का वजन 114
पाउंड हो गया था। बताइए, मैं नाना कितना होगा, 48 से 52 किलो के बीच कुछ रहा होगा। वैसे 1754 में 54 में एक बखर में ही उल्लेख है कि नाना का वजन 180 पाउंड के आसपास था। तो 1754 में 180 पाउंड वाला हट्टा कट्टा आदमी 1761 में 114 पाउंड रह गया। बताइए। हाँ, और जायज भी है क्योंकि नाना ने अपना एक अत्यंत प्रिय पराक्रमी भाई और ये सुलक्षणी सदाचारी पुत्र जो मात्र 18 साल का था उसे खोया था। सिर्फ उन्हें नहीं खोया था, सबसे प्रिय मित्र जनको जी को भी खोया था। जनको जी के साथ मुकुंद जी शिंदे को भी खोया। यशवंतराव पवार जैसे रणधुरंधर साथी को नाना ने खोया था और इब्राहिम खान गारदी को भी खोया था। नाना अब नैराश्य के गर्त में पूरा डूबता जा रहा था। उसी समय हमारे ज्येष्ठ वयोवृद्ध मल्हार बा भी नाना से मिलने पहुंचे। अपने बातचीत में मल्हार बा ने उन्हें नाना को दिल्ली जाने की नसीहत दे डाली। अरे बाप रे, अब नाना के मन में भी दिल्ली जाने की चाह थी, ये तो उसके पत्र में हमें स्पष्ट होता है। लेकिन मल्हार बा के मिलने के बाद अब परिस्थिति बदल गई। जैसे मल्हार राव ने उसे दिल्ली जाने की नसीहत थी, नाना ने दिल्ली जाने का इरादा ही बदल दिया। मित्रों, इसे क्या कहेंगे? मैं इसे अविश्वास कहता हूं। गत 10 साल के मल्हार बा के वृत्ति को मैंने बार बार बदलते हुए आपको बताया है कि भाई ये वृत्ति कैसे बदलती गई 10 साल में। नाना जैसा मल्हार बा का परम भक्त वो भी उनकी बात मानने से अब मना करने लगा था। देखिए क्या अवस्था हो जाती है बुढ़ापे में। यहां 1.5-2 महीने में पानीपत विभीषिका की सच्चाई पूरे हिंदुस्तान में फैल गई थी। मराठों का आदर अब हिंदुस्तान भारतवर्ष में नहीं हो रहा था, ये तथ्य है। और मराठी सरदारों को भी पता नहीं किस अनामिक भीति से उनको जकड़ लिया था। हाँ, बाहर कोई नए अभियान को लेकर सभी लोग सुस्त थे। हाँ? लेकिन सबसे ज्यादा मुझे क्या लगता है, मुझे ऐसा लगता है सबसे ज्यादा चोट हिंदवी स्वराज्य को लगी इस पानीपत के हादसे से। क्योंकि पानीपत के बाद में पूरे भारतवर्ष में मराठों की हुंडी स्वीकारने वाला कोई साहूकार नहीं बचा। बताइए, बिना हुंडी के अपने प्रदेश के बाहर व्यवहार करना केवल और केवल असंभव था। लेकिन आपकी पत इतनी नीचे गिर गई थी, आपका गुडविल इतना नीचे गया था कि कोई भी साहूकार या पैसे वाला अमीर आपके साथ अब जुड़ना नहीं चाहता था। इसलिए वो हुंडी एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। वंदे मातरम।